हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो भाई सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अभी एक बात जो मैं आपको ऑलमोस्ट हर लेक्चर के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो चैप्टर है भाई, ये पूरा एक बड़ा सा समंदर है। आप लोग जितना डीप में चाहो जा सकते हो, लेकिन नीट और जेई की प्रिपरेशन के लिए इस चैप्टर के सिर्फ बेसिक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उनको अप्लाई कैसे करना है बाकी के चैप्टर्स में, वो हमारा मेन मुद्दा रहता है। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, इस तरीके के जो टॉपिक है ना, ये बहुत डीप में जाके नहीं करने होते। जितने हमारे काम के हैं हम लोग उतना ही पढ़ेंगे, और जल्द से जल्द हमारा मकसद है इस चैप्टर से बाहर निकलना। वरना सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ये एक चैप्टर है जिसको बहुत डीप में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, और जहां से मेन पेपर आता है, मतलब कि बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो आपके फिर वीक रह जाते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर को बिल्कुल मिनिमलिस्ट तरीके से, जितना काम में आने वाला है उतना ही बिल्कुल आपको पढ़ाऊं और टू द पॉइंट पढ़ाऊं। तो जल्दी से आज स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, और जितना भी हमारे काम का है इंडक्टिव इफेक्ट उतना हम लोग पढ़ेंगे। बाकी का इधर उधर का डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। अभी भाई सबसे पहले देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। देखो भाई, हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट हैं। कार्बन को अगर हम लोग मान लें कि ऑलमोस्ट सेंटर में आता है, तो उससे लेफ्ट साइड में हो तुम्हारे पास मेटल्स होते हैं, और राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल, जैसे कि हेलोजन वगैरह हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, वो मेटल्स और हेलोजन्स के कहीं बीच में लाई करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है इंडक्टिव इफेक्ट से पहले। तो यहाँ पर मैं आपको तीन एलिमेंट के हिसाब से, तीन एलिमेंट्स का यूज करके पूरा इंडक्टिव इफेक्ट समझाने वाला हूँ। मान लो हमारे पास तीन तरह के बॉन्ड हैं। कार्बन ने तीन तरह के बॉन्ड बना रखे हैं। पहला बॉन्ड है कार्बन का कार्बन के ही साथ में, इनकी वैलेंसी मान लो कि आइडेंटिकल एटम्स के द्वारा पूरी की गई है। चार बॉन्ड बनाता है कार्बन, मान लो इसने चार ऐसे बना लिए। दूसरा एक बॉन्ड है, अच्छा हम लोग इस बॉन्ड की बात करेंगे जो इस कार्बन कार्बन के बीच में है। दूसरा बॉन्ड कार्बन ने बनाया है भाई, मान लो क्लोरीन के साथ में, तो हम लोग इस बॉन्ड का भी डिस्कशन करेंगे। तीसरा बॉन्ड मान लो कि इस कार्बन एटम ने बनाया है लिथियम के साथ में, हम लोग इस बॉन्ड का भी यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर एक बात देखने वाली क्या है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। यहाँ पर आपको तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, लिथियम, कार्बन और क्लोरीन। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसका ऑर्डर ये होता है भाई। ये जो एक्स मैंने बनाया है टेढ़ा सा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइन होता है। लिथियम एक मेटल है, तो ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसको इलेक्ट्रॉन्स की चाहत सबसे कम है। इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बोल रहा है कि भाई ले जाओ मेरा आखिरी इलेक्ट्रॉन ले जाओ। लिथियम के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर है वो है कार्बन, और कार्बन से भी ज्यादा, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया। अब यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होने से देखना क्या होगा। देखो भाई, सबसे पहले सेंटर में देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है जिसमें ऑब्वियसली दो ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। तो यहाँ पर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। अब एक कार्बन एटम लेफ्ट वाला इन इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड में खींच रहा है, और एक कार्बन राइट साइड वाला इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड में खींच रहा है। क्योंकि दोनों के दोनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है मतलब इन दोनों बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत बराबर है। जिस ताकत के साथ लेफ्ट वाला कार्बन एटम इनको खींच रहा है, उसी ताकत के साथ राइट साइड वाला कार्बन एटम भी इन्हें खींच रहा होगा। तो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी ना इस बॉन्ड में, वो दोनों कार्बन एटम्स के सेंटर में रहेगी, बीच में रहेगी। क्योंकि जिस तरफ से लेफ्ट साइड उसे खींचा जा रहा है, उसी से राइट साइड भी खींचा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बिल्कुल बीच में ही रहेगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला। दूसरा बॉन्ड आप लोग देखो कार्बन क्लोरीन के बीच में, यहां पर भी इस बॉन्ड में क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत उसकी ज्यादा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी, कार्बन के ऊपर कम होगी। इस वजह से आपको पता है भाई क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
और कार्बन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिन दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है उनकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तब इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहते हैं, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एक एटम की ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गए। कार्बन लिथियम का अगर बॉन्ड हो तो देखो भाई, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लिथियम से, तो ये दो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पे होगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और लिथियम पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, इसी को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन पढ़ते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन सिग्मा बॉन्ड्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। सिग्मा बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट कर जाना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ये होता है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, इसे बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इस इंडक्टिव इफेक्ट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। देखो भाई प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है, देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होते हैं वो तीन चार तरीके के होते हैं। इंडक्टिव हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, मेजोमेरिक हो गया, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं। मैक्सिमम इनमें परमानेंट होते हैं लेकिन कुछ टेम्परेरी भी होते हैं। मैं परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब आपको बताता हूँ। टेम्परेरी इफेक्ट कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं जिनके होने के लिए किसी एक्सटर्नल मॉलिक्यूल का होना जरूरी होता है। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझाऊंगा, जब मैं आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझाऊंगा, तब आपको बेहतर समझ में आएगा टेम्परेरी इफेक्ट का मतलब। लेकिन परमानेंट इफेक्ट का क्या मतलब है भाई, अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एक परमानेंट इफेक्ट है। जहां जहां पर कार्बन का बॉन्ड किसी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर किसी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में बना हुआ होगा, वहां पर ये डिस्प्लेसमेंट जरूर होगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट जरूर करेगी, वहां पर इंडक्टिव इफेक्ट जरूर होगा। ये है भाई परमानेंट इफेक्ट का मतलब, इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है भाई, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स। ये सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू ऑपरेट होता है। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये जितने भी सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं इनके थ्रू ये इफेक्ट ऑपरेट होता है। मतलब सिग्मा बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में बना है उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखो, कार्बन का फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखने वाली है भाई, इट लास्ट्स अप टू 4 बॉन्ड्स। 3-4 बॉन्ड तक इसका असर काफी स्ट्रोंग रहता है, और पांचवें छठे सातवें ऐसे जैसे बहुत दूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हो जाता है तब वहां पर इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मैं आपको इन दोनों के हिसाब से इसका मतलब समझाता हूँ कि 3-4 बॉन्ड तक ही ये क्यों लास्ट करता है। देखो भाई, फ्लोरीन यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, तो इसके ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि ये कार्बन फ्लोरीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर इस बॉन्ड के हिसाब से तो हमने पोलराइजेशन देख लिया, इस बॉन्ड के हिसाब से तो हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट देख लिया कि किस तरफ हुआ है। अगर हम लोग इस बॉन्ड का देखना चाहें तो ग्रीन वाला जो बॉन्ड मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखना चाहें तो देखो, ये बॉन्ड है तो दोनों कार्बन एटम्स के बीच में ही, लेकिन राइट साइड वाला जो कार्बन एटम है ना वो फ्लोरीन के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम हो गई है। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, ये भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया है लेफ्ट वाले कार्बन से। तो मतलब कि इस बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा पोलराइजेशन क्रिएट होगा। यहाँ इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब फ्लोरीन तो इस कार्बन से खींच ही रहा था बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन क्योंकि ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये भी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई, इसके ऊपर मान लो डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आ गया राइट साइड वाले कार्बन से।
अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया इससे लेफ्ट वाले कार्बन से, तो ये इससे भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। तो इस तरीके से पूरे मॉलिक्यूल में एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन उसकी वजह से लगभग 3 से 4 बॉन्ड्स तक इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। मतलब 3-4 कम से कम 4 बॉन्ड तक इसका असर दिखाई देता है और बॉन्ड आफ्टर बॉन्ड इंडक्टिव इफेक्ट का असर खत्म होता जाता है और चौथे बॉन्ड के बाद तो हम लोग इसको कंसीडर भी नहीं करते हैं। तो ये मतलब है भाई इट लास्ट्स अप टू 4 बॉन्ड्स का। यहाँ पर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, उसने इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई इसलिए इसने अपने लेफ्ट वाले की खींची, इस लेफ्ट वाले ने अपने से लेफ्ट वाले की खींची। तो इस तरीके से फ्लोरीन 3-4 बॉन्ड्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। और बॉन्ड आफ्टर बॉन्ड इस इंडक्टिव इफेक्ट की जो स्ट्रेंथ है, जो इसकी ताकत है, वो भी कमजोर पड़ती जा रही है। तो ये था भाई इन तीनों प्रॉपर्टीज का मतलब। अब इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का हम लोग बोल सकते हैं। देखो भाई, इंडक्टिव इफेक्ट जब भी लगता है किसी बॉन्ड में, किसी भी सिग्मा बॉन्ड में, तब वहां पर दो काम होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है, दूसरे से कम कर रहा है, दूसरे से अपनी तरफ खींच रहा है। इस इफेक्ट को बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। और जो एटम अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। किसी भी ग्रुप में हम लोग, किसी भी इफेक्ट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक एटम अगर माइनस आई लगा रहा है तो दूसरा प्लस आई तो लगा ही रहा होगा, मतलब दोनों इफेक्ट साथ साथ लगते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अभी कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लस आई ही लगाते हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे भी होते हैं जो कि कार्बन के कंपैरिजन में हमेशा माइनस आई ही लगाते हैं। तो इस वजह से ये इफेक्ट भी दो तरीके का हो जाता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप लगाएंगे, वो ग्रुप जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देंगे, और माइनस आई इफेक्ट कौन से ग्रुप लगाएंगे, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेंगे। तो इस तरीके से दो तरह का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हमने देखा, जो इंडक्टिव इफेक्ट हमने देखा, वो कौन सा इफेक्ट था भाई, वो था माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लोरीन हमारे पास जो था वो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा था। वहीं हमारे पास लिथियम देखो, लिथियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है कार्बन को, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरीके से डोनेट हो जाती है कार्बन एटम को। तो लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आया, डेल्टा पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर कौन सा आया, डेल्टा नेगेटिव। अब ये कार्बन एटम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, थोड़ा सा इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, तो ये क्या करेगा भाई, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा अपने से लेफ्ट कार्बन के ऊपर, ये भी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर दे देगा, जिस वजह से यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ये भी इसको थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा और इसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा 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 नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमारे पास चेन में प्रेजेंट है, तो वो भी ये समझ लो कि 3-4 बॉन्ड्स को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। पहले कार्बन को सबसे ज्यादा मिलेगी, उससे नेक्स्ट कार्बन को थोड़ी सी कम मिलेगी, और उससे नेक्स्ट कार्बन को और भी कम मिलेगी। तो ये जो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है लिथियम, लिथियम क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो ये इफेक्ट भी माइनस आई इफेक्ट की तरह ही 3-4 बॉन्ड के बाद ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाता है। तो इस तरीके से काम करता है हमारे पास ऑर्गेनिक चेन्स में, हाइड्रोकार्बन्स की चेन्स के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई कब लगेगा, जब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई आ जाएगा, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और प्लस आई कब लगेगा, जब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई आ जाएगा, जैसे कि लिथियम हो गया, और मेटल्स हो गए जैसे कि मैग्नीशियम हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कार्बन जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाएगा। तो उन जगह पर ये इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह लगते रहेंगे। तो ये दो तरीके का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब बढ़ते हैं भाई आगे। कुछ ग्रुप मैंने आपको बताया कि हमेशा माइनस आई इफेक्ट ही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन एटम हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तीनों ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं किससे, कार्बन से, तो ये हमेशा माइनस आई ही लगाएंगे। अब अगर हमें किसी क्वेश्चन में
किसी मॉलिक्यूल में ये कंपेयर करना पड़ जाए कि किसका माइनस आई ज्यादा है किसका कम है, तो वो हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं भाई ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पर भाई माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर मैं आपको बताऊं उससे सबसे पहले आपको एक बहुत जरूरी बात मैं बता देता हूं भाई। यहाँ पर मैं किसी और को टारगेट नहीं कर रहा, मैं देखता हूं बहुत से टीचर्स क्या करते हैं भाई, पूरा लंबा सा ऑर्डर रटवा देते हैं बच्चों को माइनस आई इफेक्ट का। मैं आपको बताऊंगा वो बस आपका टाइम खराब है। आपको थोड़ा सा लॉजिकली इस चैप्टर को समझना है, इस चैप्टर को किसी भी तरीके से रटने की कोशिश मत करना। आपको वो पूरा ऑर्डर रटने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको रीजनिंग पता होनी चाहिए कि किसी दो ग्रुप का मान लो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा किसका कम होगा और वो क्यों हो रहा है, ये आपको समझना जरूरी है। क्योंकि जो ऑर्डर आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट का लंबा सा रटोगे उसके ऊपर डायरेक्ट कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको बस थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग से कंपेयर करना पड़ सकता है इंडक्टिव इफेक्ट दो ग्रुप का। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा भाई, सिर्फ 3-4 तरीके के छोटे छोटे ऑर्डर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, उन सभी का मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि किसका, अगर किसी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है तो वो क्यों ज्यादा है, अगर किसी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट कम है तो वो क्यों कम है। ये लॉजिकल रीजनिंग आप लोग जरूर से समझना, और बहुत बड़ा कोई शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में किसी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, ये समझने वाला चैप्टर है। ठीक है भाई, रटने वाली चीजें जो आएंगी आगे वो मैं आपको समझा दूंगा। माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई। देखो सबसे पहला ऑर्डर है NR3, ये ग्रुप कहीं कार्बन के साथ लगा हुआ हो, NO2 नाइट्रो ग्रुप किसी कार्बन के साथ में लगा हुआ हो, और नाइट्राइल ग्रुप साइनाइड ग्रुप ये किसी कार्बन के साथ में लगा हुआ हो। तो माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का जो ऑर्डर होगा वो कैसे होगा भाई, NR3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा खींचेगा, उसके बाद NO2, उसके बाद सायानाइड। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं भाई। देखो नाइट्रोजन ऑलरेडी एक बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इन तीनों ही ग्रुप्स में कार्बन जिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है वो नाइट्रोजन है भाई। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन एलिमेंट यहाँ पर बहुत खास है। नाइट्रोजन कार्बन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए लगाएंगे तो तीनों ही माइनस आई इफेक्ट। लेकिन आप लोग इमेजिन करो NR3 में क्या है भाई, नाइट्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ में जुड़ा है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस एंटिटी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाता है, तो वो और भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए ये इतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। उसके बाद NO2 देखो, यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ठीक है NR3 में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया, NO2 में नाइट्रोजन पर भी तो पॉजिटिव चार्ज होता है। बिल्कुल होता है भाई। देखो नाइट्रो ग्रुप कुछ इस तरह का होता है, नाइट्रोजन पर ऐसे पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कहीं ना कहीं ये ओन का नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कहीं ना कहीं बैलेंस भी कर रहा है। एक तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रही होती है, जिस वजह से इस पॉजिटिव चार्ज का, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा सा कम हो जाता है NR3 के कंपेरिजन में। इसलिए नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता जितना NR3 का नेगेटिव नाइट्रोजन का एटम होता है। तो इस वजह से, क्योंकि ये नाइट्रो का नाइट्रोजन एटम थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है NR3 से। उसके बाद साइनाइड देखो, साइनाइड में नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता, लेकिन इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है। देखो भाई यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। देखो ये बात ध्यान से समझना, आमतौर पर ये बात ग्रेजुएशन के अंदर समझाई जाती है। आखिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के साथ में कैसे वेरी कर सकती है, ये मैं आपको अभी बताता हूं भाई। देखो हाइब्रिडाइजेशन मान लो नाइट्रोजन की 3 है भाई, मतलब कि एक sp3 है, एक sp2 है और एक है sp। कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से अगर नाइट्रोजन जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और कार्बन के साथ में अगर सिंगल बॉन्ड से मान लो कि नाइट्रोजन जुड़ा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान से समझो भाई, sp3 के अंदर s करेक्टर है 25%। ये कैसे निकाला जाता है, देखो 4 ऑर्बिटल है टोटल, एक s है और 3 p है।
चारों का मिला के 25-25% यहाँ पर अगर हम लोग कैरेक्टर माने, तब जाके चारों ऑर्बिटल का मिला के 100% होगा, है ना। तो sp3 में s कैरेक्टर है कितना, 25%, sp2 में यह होता है 33% और sp के अंदर हो जाता है 50%। तो मतलब कि s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा है, उसके बाद sp2 में, और सबसे कम है sp3 में। अब s कैरेक्टर कम ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है वो ताकत जिससे किसी एटम का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच सकता है। अब यहाँ पर आप लोग एक बात ध्यान से समझो, किसी भी सेल में मल्टीपल सब सेल हो सकती हैं, SPDF, कोई भी सेल हो उसके अंदर मैक्सिमम ये 4 सब सेल हो सकती हैं। न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी सब सेल होगी? हमेशा S होगी। S सब सेल हमेशा न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट होती है अगर हम लोग कंपैरिजन करें SPDF में। तो क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे पास S होती है, इसीलिए उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एस सब सेल जितना पास होगी न्यूक्लियस के, वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना ही मजबूती के साथ अट्रैक्ट करेगी। तो इस वजह से एस कैरेक्टर जब ज्यादा होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की। एस कैरेक्टर ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा ताकत के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच पाएगा। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, sp हाइब्रिडाइजेशन में है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत मजबूती के साथ अपनी तरफ खींचता है। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं भाई, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसी भी एटम की, वो sp3 में कम होती है, sp2 में थोड़ी सी बढ़ जाती है, और sp में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है। आप लोगों को अगर ये न्यूक्लियस और ये सब सेल वाला चक्कर नहीं समझ में आया, तो सीधा सा ये चीज रट सकते हो, sp3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, रीजन क्या है? s कैरेक्टर का कम होना। sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, रीजन क्या है? s कैरेक्टर का ज्यादा होना। तो यहाँ पर कार्बन के साथ में जब नाइट्रोजन जुड़ा है तो वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये उतना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि नाइट्रो का नाइट्रोजन था या फिर R3N का नाइट्रोजन था, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम ही रहता है। ठीक है भाई, तो ये था इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर। आगे हम लोग देखते हैं भाई SO3H का ऑर्डर। यहाँ पर देखो, SO3H में कार्बन सल्फर से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन ये सल्फर तीन तीन ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तीन तीन ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। सल्फर एटम जो है वो तीन तीन ऑक्सीजन एटम के साथ में जुड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है भाई? इतना ज्यादा है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट इतना ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है, सल्फर 3 से जुड़ा था, ये 2 से जुड़ा है, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा SO3H के कंपैरिजन में। और कार्बन मोनोक्साइड के अंदर, कार्बोनिल के अंदर कार्बन एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट कंपैरेटिवली और भी कम हो जाएगा। तो इसलिए माइनस आई का ऑर्डर कुछ इस तरह से रहता है इन तीनों ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट देखो भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे चेंज होता है? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पर ये क्यों इस ऑर्डर में है? इसका रीजन है सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। आयोडीन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा माइनस आई, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। रीजन क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। आगे देखते हैं भाई, तीन चार मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, OH, OCH3, NH2, NHR और NR2। इनका देखते हैं माइनस आई इफेक्ट कैसे वेरी करेगा। देखो भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो सीधी सी बात है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने वाला है नाइट्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन कंटेनिंग जो दोनों ग्रुप थे उनका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा था, और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो तीनों ग्रुप थे इनका माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो गया। अब इनको आपस में कैसे कंपेयर करें भाई? देखो, OH में और OCH3 में किसका इंडक्टिव इफेक्ट कम ज्यादा होगा? देखो भाई, OH का माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर कहीं ज्यादा है। रीजन क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, OH के अंदर ना और OCH3 के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कि कौन है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है या फिर कार्बन दे सकता है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है वो आप लोग देखो।
देखो भाई, CH3 ग्रुप में कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। उन तीनों हाइड्रोजन एटम से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा ऑक्सीजन, और कार्बन से तो डायरेक्टली लेगा ही। तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि CH3 ग्रुप थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर दे रहा है ऑक्सीजन को। लेकिन OH ग्रुप में क्या है, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है ऑक्सीजन एटम को। ठीक है, तो OCH3 में क्या है भाई, 3-4 एटम्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ऑक्सीजन को, इसलिए ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हुआ। OH के अंदर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है ऑक्सीजन को, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो OH में और OCH3 में OH का ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए इसका -I इफेक्ट भी ज्यादा है। तो OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके बाद OCH3 का ऑक्सीजन, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर रहेगा। सेम चीज आपकी यहाँ पर भी वैलिड होती है। NH2 में 2 हाइड्रोजन एटम से ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है नाइट्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। लेकिन NHR में क्या हुआ, एक एल्काइल ग्रुप आ गया, एल्काइल ग्रुप से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है नाइट्रोजन को, इसलिए ये थोड़ा सा कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इसका -I इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा NH2 से। NR2 के अंदर दो एल्काइल ग्रुप हैं जो कि ऑलरेडी नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की नीड थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो NR2 का जो -I इफेक्ट होगा वो और भी कम हो जाएगा। तो जो ज्वाइनिंग एटम है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उसको आप लोग डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर लो। और अगर NH2, NHR और NR2 को आपस में कंपेयर करना हो तो ये देख लो कि कौन सा नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन सा नाइट्रोजन एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो उतना ही ज्यादा -I इफेक्ट लगाएगा। आगे भाई देखो, टिप लिखी हुई है, डोंट क्रैम द ऑर्डर, इस ऑर्डर को रटने की कोशिश मत करो। लर्न टू कंपेयर देम यूजिंग फैक्टर्स लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इस तरीके के फैक्टर्स के बेस पे मल्टीपल ग्रुप्स को कंपेयर करने की कोशिश करो, उससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होगी और वही आपके आखिर में क्वेश्चन सोल्व करवाएगी। इंडक्टिव फैक्ट का लंबा सा ऑर्डर लिख लोगे, कुछ नहीं होने वाला, सीधा डायरेक्ट उस ऑर्डर के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको कंपेयर करना सीखना पड़ेगा मल्टीपल ग्रुप्स को आपस में। ठीक है भाई, तो ये था ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ +I इफेक्ट। देखो भाई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पर जब दिखेंगे ना नाइट्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम, फ्लोरीन का एटम, ये तो -I इफेक्ट लगाते थे, ये +I क्यों लगा रहे हैं, उसका भी एक रीजन है। देखो यहाँ पर ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ो, हमेशा याद रखो, रिमेंबर, +I और -I इफेक्ट डिपेंड ऑन लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ग्रुप +I लगाएगा या फिर -I लगाएगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या फिर लैक में है, कमी है उसके पास इलेक्ट्रॉन की। इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ग्रुप -I इफेक्ट लगाएगा या फिर +I इफेक्ट लगाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। अब हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है। देखो भाई, NH2 ग्रुप जो होता था, जो हमारे पास NH2 ग्रुप होता था, यहाँ पर तो क्या है, नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर यहाँ कार्बन है तो ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा। लेकिन इमेजिन करो कि इस कार्बन के पास नाइट्रोजन है, लेकिन वहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, भले ही ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहा हो कार्बन से, लेकिन अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे, लेंगे नहीं। नेगेटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया। अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे। NH नेगेटिव जो है वो भी +I इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने देगा, डोनेट करेगा। ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। फ्लोरीन को मैंने ऐसे ही इमेजिनरी माना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में पॉसिबल नहीं है। 9 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं यहाँ पर फ्लोरीन के पास, अगर आप लोग काउंट करोगे तो समझ जाओगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। फ्लोरीन के ऊपर भी अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो -I नहीं लगाएगा, वो +I लगाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी स्पीसीज पर आ जाए तो वो हमेशा +I लगाएगा। यही रीजन है बच्चों
कि जो कार्बोनिल का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये माइनस आई लगाता है। लेकिन जब ये प्रोटॉन को लूज कर देता है तब ये क्या बन जाएगा भाई, तब ये बन जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। अब ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, भले ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस आई लगेगा या माइनस आई इफेक्ट लगेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हैं या फिर डेफिशिएंसी में हैं। तो NH2 OH और फ्लोरीन जब था तब तो ये क्या थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, कार्बन से माइनस आई लगा रहे थे। लेकिन अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए मतलब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस हो चुकी है, अब ये प्लस आई ही लगाएंगे। अब हम लोग देखते हैं भाई कि कंपेयर कैसे करें कि कौन सा ग्रुप कितना प्लस आई लगाएगा। NH नेगेटिव ज्यादा प्लस आई लगाएगा, O नेगेटिव ज्यादा प्लस आई लगाएगा या फिर F नेगेटिव। तो देखो इस केस में प्लस आई के केस में हम लोग इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर कर सकते हैं। देखो नाइट्रोजन के पास भी नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास भी नेगेटिव चार्ज, फ्लोरीन के पास भी नेगेटिव चार्ज। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ये उतनी आसानी से ये नेगेटिव चार्ज नहीं देगा, तो इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके बाद ओ नेगेटिव की, और नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए सबसे आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्लस आई इफेक्ट सबसे मजबूती से लगाएगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, ये माइनस आई तभी लगाएंगे जब न्यूट्रल है। अगर इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा प्लस आई लगाएंगे। ठीक है भाई, आगे थोड़ा सा न्यूट्रल नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो Cr3 कार्बन के साथ में मान लो कि 3 अल्काइल ग्रुप लग गए तो ये ज्यादा प्लस आई लगाएंगे। रीजन क्या है भाई, इसको 3 ग्रुप से क्या मिलेगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये और भी ज्यादा डोनेटिंग हो जाएगा। CHR2 के अंदर क्या होगा, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 2 R ग्रुप हैं। इन R ग्रुप से अच्छा खासा इंडक्टिव इफेक्ट इसे मिलेगा, हाइड्रोजन से भी मिलेगा, तो ये भी प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन एक एल्काइल ग्रुप यहाँ पर बदल गया है हाइड्रोजन से, इसलिए ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास हो जाएगी कंपेयर टू द टर्सरी ग्रुप, तो इस वजह से इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पर अगर एक ही अल्काइल ग्रुप बच जाए तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट और भी कम हो जाएगा और मिथाइल का तो और भी कम हो जाएगा। तो जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप है उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज वाला फंडा जरूर से ध्यान में रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है, खास करके जेई के अंदर। क्या ध्यान में रखना है, टिप क्या है, OH जो होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा जिसमें ऑक्सीजन न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, वहां पर ये ग्रुप क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। लेकिन अगर कहीं पर O नेगेटिव प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच बन चुका है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो चुके हैं। नेक्स्ट टिप देखो, कार्बोनिल ग्रुप जो है, जहां कार्बन एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहां पर क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इसलिए ये क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन वहीं अगर कोई कार्बोक्सिलेट आयन आ जाए CO2 नेगेटिव इसके जैसा, तो वो क्या करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है। तो ये चीज जरूर से ध्यान में रखना भाई, ये था ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। आगे बढ़ते हैं भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करना आ जाए। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है इंडक्टिव इफेक्ट की। फॉर्मूला सीधा सा है भाई, डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट करी जाती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है अपने से दूर। तो देखो भाई, क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। अच्छा, यहाँ पर एक एरो ही आपको दिखाना है, आपको बस डायरेक्शन बतानी है। तो ये रहेगी हमारी इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन। क्लोरीन ग्रुप जो है वो कौन सा इफेक्ट यहाँ पर लगा रहा है, हम बोल सकते हैं कि ये लगा रहा है माइनस आई इफेक्ट। आगे देखो भाई, अगले मॉलिक्यूल में क्या है, 2 फ्लोरीन के एटम यहाँ पर लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों ही खींचेंगे बराबर इस कार्बन एटम से। ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये अपने पास वाले कार्बन एटम से खींचेगा। तो यहाँ पर दोनों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट ही लगा रहे हैं। इससे अगला देखो भाई, कार्बोक्सिलेट आयन हमारे पास है, CO2 नेगेटिव, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज हमारे पास हैं, ये कौन सा इफेक्ट लगाती हैं, ये प्लस आई इफेक्ट लगाती हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देने वाली हैं, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। सिमिलरली ये जो CO2 नेगेटिव होगा, ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी
देने वाला है। तो एक तरीके से दोनों रिंग के सेंटर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डायरेक्ट करेंगे, दोनों अपनी रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देंगे। तो ये जो एरोज आप लोग देख रहे हो ये सेंटर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे दोनों ही तरफ से, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो CO2 नेगेटिव ग्रुप्स हैं ये कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, ये प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। आगे देखो भाई, नीचे वाले मॉलिक्यूल में एक है हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक है हमारे पास O नेगेटिव। O नेगेटिव में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा। OH में ऑक्सीजन पर कोई चार्ज नहीं है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो ये बेसिकली माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से कहाँ जा रही है, O नेगेटिव से OH की तरफ जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कोई ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की। तो ये था भाई इंडक्टिव इफेक्ट। इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं भाई नीट का, सोल्व करो। 2 बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगर ये डिफरेंट ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पर कार्बन की चेन में लगे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इनके माइनस आई इफेक्ट के लिए करेक्ट बैठती है। देखो भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, माइनस आई इफेक्ट किस चीज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर OR का, फिर NH2 का। तो ये तो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर भी सेम ही हमारे पास ऑर्डर है। देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। ऑक्सीजन थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका माइनस आई थोड़ा सा कम हो जाएगा। नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका माइनस आई सबसे कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन करेक्ट है भाई। बाकियों में अगर आप लोग देखोगे तो फ्लोरीन को सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया है, ये 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के। 1998 में आया था, उसके बाद 20 साल बाद 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें तो 2038 में ये क्वेश्चन फिर से आएगा, है ना। हाँ जी, तो ये था भाई हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को बहुत डीप में करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मत करना कि आप 2-2 ढाई-ढाई घंटे के 2-3 लेक्चर देख रहे हो इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। इंडक्टिव इफेक्ट इतना ही है, इसको अप्लाई करना सीखना, जब बाद में इसका काम आएगा तो मैं अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग करेंगे मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। और जो क्वेश्चन आते हैं ना वो खास करके दोनों तीनों इफेक्ट से मिला के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम क्वेश्चंस मैं आपको इन इंडिविजुअल इफेक्ट्स के अंदर कराऊं और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हम लोग रख लें जहां पर तीनों इफेक्ट के मिला के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये सब करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। बाय गाइस।